हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम से संबंधित सेकेंड पेपर इतिहास के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आपको कुछ पुस्तकें बताऊंगा। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें, और आपके किस यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें दो पेपर होंगे। एक तो होगा पेपर फर्स्ट और एक होगा पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट के लिए आप हमारी चैनल पे देवाक्षी मैम का एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाने के बाद वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा। वहाँ पे उन्होंने पेपर फर्स्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं, कुछ बुक्स भी बताए हैं, आपको कुछ टॉपिक भी बताए हैं, जिसको आप अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट जो है आसानी से निकल जाएगा। वहाँ पे आप 35 से 40 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। मैम ने खुद यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से निकाला है, तो आप उनका वीडियो जो है अच्छे से देखिएगा। उन्होंने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि उन्होंने कैसे अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें दो पेपर होने वाला है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर सेकेंड के अंदर आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर मैं बात करूं, आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं, यानी आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी अगर बात करें तो आपके जो टोटल एग्ज़ाम हो गए वो 300 मार्क्स के हो गए। ठीक है, पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स के और पेपर सेकेंड जो है वो 200 के। ठीक है, यानी टोटल आपके 300 मार्क्स के एग्ज़ाम हो गए। अगर मैं बात करूँ कितने घंटों के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, तो पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलता है और पेपर सेकेंड के लिए आपको 2 घंटा मिलता है। यानी टोटल आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और पर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। और आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने नहीं मिलेगा। अदर एग्ज़ाम में आपको 1/3 1/4 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, आपका जो पेपर सेकंड है वहाँ पे आपका जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा इतिहास सब्जेक्ट से पीजी किया हुआ है और यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास सब्जेक्ट से निकालना चाहता है तो उसका कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री हुआ। अगर कोई बच्चा हिंदी साहित्य से है तो उसका हिंदी साहित्य कोर सब्जेक्ट हुआ। कोई मैथमेटिक्स से है, कोई इंग्लिश से है, तो उसका मैथमेटिक्स और इंग्लिश कोर सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे आपको 10 यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 यूनिट देखने को मिलेगा। अगर जेन्युइनली बात करें, 100 क्वेश्चन है तो पर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर साल। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बुक्स लेने चाहिए, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट फर्स्ट से और देखते हैं आपको यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्रोतों संबंधित वार्ता, यानी यहाँ पे आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे आपने पुरातात्विक स्रोत के बारे में सुना होगा, आपने साहित्यिक स्रोत के बारे में के बारे में सुना होगा, आपने विदेशी वृत्तांत के बारे में सुना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंदर आपसे अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र की जानकारी अगर बात करें तो इसके अंदर आपसे पूछेगा अगर किसी भी जगह से कोई भी स्थल का अगर खुदाई हुआ है, वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, वो कितना पुराना है। ठीक है, जो पुरातात्विक स्थल है उसका काल निर्धारण, यानी वो कितना पुराना है। कार्बन 14 माध्यम से उनकी या और अलग भी विधियाँ होती हैं, लेकिन सबसे जो प्रचलित है वो कार्बन 14 विधियाँ है, तो उसको ज़्यादा मान्य किया जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि हाँ, वो कितनी पुरानी है, उसका काल निर्धारण कैसे किया जाता है, काल निर्धारण की कौन कौन सी विधियाँ है। साहित्यिक स्रोत के अंदर आपको स्वदेशी साहित्य
ठीक है। जैसे अलग अलग आपको काव्य शास्त्र देखने को मिलेगा, साहित्यिक स्रोत देखने को मिलेगा। उसमें प्राथमिक एवं द्वितीय, जिससे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथिक, दंत कथाओं आदि के काल निर्धारण की समस्या है। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत से ऐसे साहित्यिक स्रोत ऐसे हैं जिसका काल निर्धारण को लेके जो विद्वान हैं उनके मत अलग अलग होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने एक ही साहित्य का अलग अलग काल निर्धारण किया है, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा। साथ ही आपसे जो विदेशी वृत्तांत है, जैसे आपने सुना होगा वेन्सांग, ठीक है, उसके बारे में, वो आया हुआ था, उसने कुछ लिखा, ठीक है। तो अलग अलग जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए उनके जो विवरण है, जैसे यूनानी हो गए, चीनी हो गए, अरबी विद्वान है, उन्होंने कौन कौन से विदेशी वृत्तांत लिखे, अपनी यात्रा में हमारे बारे में क्या लिखा है, उन सब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आपको पशुचारण और खाद्य उत्पादन, यानी उस टाइम का जो समाज था उसमें पशुचारण और खाद्य उत्पादन का क्या भूमिका था, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग, ठीक है, अधिवासन, वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा, यानी उस टाइम वो कैसा औजार यूज करते थे, ठीक है। सिंधु हड़प्पा की सभ्यता, यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उसका उद्भव कैसे हुआ, विस्तार की सीमा क्या है, मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, अधिवास का स्वरूप क्या है, शिल्प विशिष्टता, धर्म, समाज और राजनीति, राज्य शासन विधि, सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास, आंतरिक और बाहरी व्यापार, भारत में प्रथम शहरीकरण। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम लोग अपने देश का प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो उसके बारे में आपसे पूछेगा, भारत का प्रथम नगरीय या शहरीकरण जो है वो कहाँ पे हुआ था, सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उसके मुख्य स्थल कौन थे, उनका जो शिल्प है वो कौन कौन सा था, वहाँ पे धर्म की क्या भूमिका थी, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ का जो नगर नियोजन है वो कैसा था, उसका हाथ से कैसे हुआ, ठीक है, उनका आंतरिक और बाहरी व्यापार कैसा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल का जो समय है उससे क्वेश्चन पूछेगा। ये सब यूनिट फर्स्ट के अंदर है। यानी आर्यों से संबंधित विवाद, आर्य कहाँ से आए थे, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाएं उस टाइम कौन कौन से थे, ठीक है, राज्य संरचना और राज्य के सिद्धांत, वर्ण और सामाजिक अस्त्रीकरण का उद्भव, धार्मिक और दार्शनिक विचार, लौह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, दक्षिण भारत के महापाषाण। देखिए, यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल से। सबसे पहले तो आपसे पहला ही जो विवादित टॉपिक है यहाँ पे कि आर्य कहाँ से आए थे। विवादित टॉपिक कहने का मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक विवादित है, सबसे बड़ा जो विवाद है आर्यों से संबंधित है कि आर्य कहाँ से आए थे। इसको लेके काफ़ी विद्वानों में अलग अलग जो है ना मत दिया है, और उनमें विवाद रहता है कि आर्य यूरोप से आए थे, आर्य जो है ईरान से आए थे, आर्य जो है रसिया से आए थे। तो ये कुछ उनमें विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पे इनकी अलग अलग जगहों से आने की वजह बताई है। फिर उसके बाद उस टाइम जो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं थे, वर्ण विचार, आप देखेंगे जो वैदिक काल है यानी ऋग वैदिक काल के बाद आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई हुई थी, यानी उसका जो स्थान है वो काफ़ी जटिल हो गया था। यानी लोगों के अंदर वर्ण वर्ण को लेके काफ़ी मतभेद था कि हम ब्राह्मण हैं तो उच्च जाति के हैं, क्षत्रिय है तो हमारा जो स्थान है वो उच्च है, सबसे जो नीचे है वैश्य है, क्षुद्र है। तो यहाँ पे इन लोगों में काफ़ी विभेद रहता था। फिर आपसे दक्षिण भारत के जो महापाषाण कब्रें मिली हैं वहाँ पे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला है राज शासन व्यवस्था का विस्तार। आपने जनपद, महाजनपद के बारे में सुना होगा। महाजनपद राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्य, आर्थिक और सामाजिक विकास, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव, अर्थशास्त्रीय पंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदायों का उद्भव। देखिए, यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, जैन धर्म के बारे में पूछा जाएगा, आप देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा, महाजनपद के बारे में पूछा जाएगा। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है उस टाइम जो राज्य की आर्थिक सामाजिक विकास है वो क्या कैसी थी, आप देखेंगे
उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी, तो नए धर्मों का उदय होता है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे एक ऐसे धर्म का उदय होता है जो कि समाज में आकर जो निचले तबके के जो लोग हैं, उनको एक अलग ही स्थान दिलाने का काम करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता था, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाते थे, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो आपका ये रहा यूनिट फर्स्ट। अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड से कौन कौन सा जो है टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, इसमें मैंने जितने भी टॉपिक को इंक्लूड किया है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बारीकी से हर टॉपिक को अगर नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे टॉपिकों से जो है ना एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अब बात करते हैं राज्य से साम्राज्य तक। ये रहा यूनिट सेकेंड। यहाँ पे आपने मगध साम्राज्य के बारे में सुना होगा, मगध का उत्थान, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण और इसके प्रभाव, सिकंदर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मौर्य का प्रसार, मौर्य कहाँ तक अपने राज्य को फैलाते हैं। मौर्यों की जो राज्य व्यवस्था है वो कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उनका अर्थव्यवस्था कैसा था। अशोक के धम, अशोक ने जो धम अलग अलग जगहों पे उत्कीर्ण करवाए थे, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसकी प्रकृति, मौर्य साम्राज्य का ह्रास कैसे होता है, उसका विघटन कैसे हुआ, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला कैसी थी, अशोक के राजादेश भाषा और लिपि वो कैसा था, अशोक कौन सा भाषा यूज करता था अपने धर्म को उत्कीर्ण करवाने में, ठीक है, उनके अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने में। उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक जो है कौन सा पढ़ना पड़ेगा, साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव। आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जब उसका विघटन हो जाता है, उसके बाद बहुत से जो क्षेत्रीय ताकत है वो धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं और अपना अलग अलग साम्राज्य जो है स्थापित करते हैं। जैसे आपने इंडो यूनानी के नाम सुना होगा, शुंग के बारे में आपने नाम सुना होगा, सातवाहन, कुषाण, सक्षत्रप। संगम साहित्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। संगम साहित्य में प्रतिबिंबित दक्षिण भारत राज्य की राज्य शासन प्रणाली और समाज कैसी थी। दूसरी शताब्दी बीसी से तीसरी शताब्दी बीसी तक व्यापार कैसा था और उसका वाणिज्य कैसा था। रोमन जगत के साथ व्यापार कैसा था उस टाइम में। महायान बौद्ध धर्म, आप देखेंगे कि हीनयान और महायान में जो बौद्ध धर्म आगे चल के बढ़ जाता है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछेगा। खारवेल का जो अभिलेख है, ठीक है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैन धर्म का उद्भव, मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला, गंधार, मथुरा और अमरावती शैलियाँ। देखिए, यहाँ से आपसे मैक्सिमम जो सवाल पूछे जाएंगे कला से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे आप देखेंगे मौर्य काल में जो शिल्प कला थी, जैसे वास्तुकला हो गया, ठीक है, वो कैसी थी। उसके बाद मौर्य उत्तर काल में कैसी जो है ना वास्तुकला थी और वहाँ पे कला कैसी थी। जैसे शैली में आपने सुना होगा गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपसे। जैन धर्म का जो उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में पूछा जाएगा। जो भी जो क्षेत्रीय ताकत थे उनका जो उद्भव हुआ, जैसे इंडो यूनानी, शुंग, सातवाहन, कुषाण, ठीक है, ये कैसे थे, उनका जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो कैसा था, ठीक है। फिर आपसे अगला जो इस कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा जहाँ से आपके सवाल बनेंगे, गुप्त वाकाटक युग। आपने गुप्तों के बारे में सुना होगा, हमारे इतिहास का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्तों के बारे में। राज्य का शासन व्यवस्था और समाज, कृषि अर्थव्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व और भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के। आप देखेंगे कि इन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, इसलिए इन्हें स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ, पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित और औषधि में विकास। यानी आपको यहाँ पे जितने भी मैंने टॉपिक गुप्त वाकाटक युग के अंदर इंक्लूड किया है, आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे कभी विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ लेगा कि हाँ, गुप्तों के काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या महत्व था। खगोल विज्ञान के बारे में पूछ लेगा। गुप्तों का जो मंदिर स्थापत्य कला है उसका प्रारंभ कब से होता है,
गुप्तकालीन सिक्के कैसे थे, सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के किसने जारी किए हैं। हर्ष और उसका युग, आपने हर्षवर्धन के बारे में सुना होगा, तो हर्ष के युग से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। हर्ष का प्रशासन और उसका धर्म कैसा था। आंध्र प्रदेश में सालायकान वंश के विष्णु कुंडिन वंश, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश में जो सालाकियान वंश है, विष्णु कुंडिन वंश है, उससे क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किया है। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, आप देखेंगे दक्षिण में राज्य जैसे गंग, कदम वंश, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश, ठीक है। तो क्षेत्रीय राज्यों का जो उद्भव है उसके अंदर आपको ये सारे जो है टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में साम्राज्य, पल्लव, चेर, चोल, पांड्य वंश, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पूर्वी भारत में साम्राज्य, बंगाल के पाल और सेन, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भौमाकार और समावेशी, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। पश्चिम भारत में साम्राज्य, पश्चिम भारत में उस टाइम कैसा साम्राज्य था, वल्लवी के मैत्रिक और गुजरात के चालुक्य वंश। उत्तर भारत के जो साम्राज्य है उस टाइम कैसे थे, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी चेदी, गढ़वाल वंश और परमार वंश। देखिए यूनिट थर्ड में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, यानी क्षेत्रीय राज्य हो गए जैसे दक्षिण भारत में कैसा साम्राज्य था, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मध्यकालीन भारत का आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये वो संक्रमण काल था जब प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर हमारा जो समय है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, प्रशासन और राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक तंत्र का वैधिकरण, यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि जब प्राचीन भारत से हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो उस टाइम समाज में क्या परिवर्तन हुआ, क्या अचानक से परिवर्तन हो गया या परिवर्तन धीरे धीरे रहा, ठीक है। इस टाइम में कृषि व्यवस्था कैसी थी, जैसे भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार और किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली मध्यकालीन भारत के अंदर कैसा था। कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर ये सारी जो है टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। अब मध्यकालीन भारत के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा व्यापार और शहरीकरण, उस टाइम व्यापार और शहरीकरण का ढांचा कैसा था, ठीक है, शहरी बस्तियों का स्वरूप कैसा था, पतन और व्यापार मार्ग, व्यापारी माल और विनिमय, जैसे आप देखेंगे ना उस टाइम समुद्री रास्ते से व्यापार होता था, छोटी छोटी व्यापार होती थी, तो उनका स्वरूप कैसा था, ठीक है, समुद्री व्यापार मार्ग कैसा था, व्यापार संघ, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण, आप देखेंगे इसी टाइम में आप इंडोनेशिया, जावा, इन सब जगहों पे आपको बहुत ऐसे जो हिंदू मंदिर देखने को मिलता है। यानी उस टाइम इतना संक्रमण था, हमारे यहाँ के जो राजा थे, आपने चोल के बारे में सुना होगा, ये लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे शासन भी किया हुआ था। तो व्यापार का जो आदान प्रदान था वो कैसा था, आयात और निर्यात कैसे होता था, किस माध्यम से होता था, ठीक है। अगला जो टॉपिक है ब्राह्मणीय धर्मों का विकास, यानी वैष्णववाद, शैववाद, मंदिर संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखन, मंदिर स्थापत्य कला और क्षेत्रीय शैलीदान, तीर्थ और भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकर माधव और रामानुजाचार्य। यानी आपसे ब्राह्मणीय धर्मों का जो विकास है उसके अंदर आपसे शैववाद, वैष्णववाद, मंदिर के बारे में पूछेगा, उनके संरक्षण के बारे में पूछेगा, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में पूछेगा, ठीक है। वहाँ पे दान का क्या व्यवस्था था, तीर्थ कैसा था, भक्ति का क्या स्थिति था उस टाइम, ठीक है। तमिल भक्ति आंदोलन क्या था, तमिल भक्ति आंदोलन के अंदर आपको रामानुजाचार्य, शंकर माधव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे ना तो ये काफ़ी आपको लेंदी दिखाई देगा कि हाँ अरे इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छा से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब बात करें समाज के बारे में, उस टाइम समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जाति और जातियों का प्रचुर भवन कैसा था, स्त्रियों की स्थिति उस टाइम कैसी थी, लिंग और विवाह और संपत्ति का संबंध कैसा था, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां का क्या रोल था, किसानों के रूप में जनजाति और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान
अस्पृश्यता कैसा था, यानी यहाँ से आपसे बेसिकली समाज में उस टाइम की क्या स्थिति थी उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं, शिक्षा के केंद्रों के रूप में अग्रहार, मठ और महाविहार, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उस टाइम शिक्षा के केंद्र कैसे थे, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती थी। जो बौद्ध विहार होते हैं, बौद्ध मठ होते हैं, उनके बारे में सवाल यहाँ से आते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं, सामंत मॉडल, ठीक है, खंडीय मॉडल, समवीय मॉडल, इनके बारे में आपसे पूछेगा। सामंत मॉडल क्या है, खंडीय मॉडल क्या है, और समन्वयी मॉडल क्या है। उसके बाद यहाँ से आपके जो सवाल आएंगे, अरब के साथ कैसा संबंध था, जैसे सुलेमान, गजनवी विजय। आप देखेंगे जो मोहम्मद गजनवी है, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उस पर कई बार आक्रमण करता है, वहाँ से बहुत सारा धन लूट के जाता है, तो उसके बारे में। अल-बिरूनी जो है उसकी यात्रा के बारे में आपसे पूछेगा। इसकी जो एक किताब है वो बहुत ही फेमस है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। वहाँ से एक दो बार क्वेश्चन आए थे, अल-बिरूनी का जो विवरण यात्रा है वहाँ से बहुत ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई 4 यानी यूनिट 4 में आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो इकाई 4 जो है यूनिट 4 के अंदर आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत है वो कौन कौन से हैं, आप कैसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आपके पास कौन कौन सी ऐसी स्रोत है पुरातात्विक या साहित्यिक, ठीक है, जिनके माध्यम से आप इसका काल निर्धारण करते हैं। तो पुरातात्वीय, पुरालेखीय और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य और स्मारक, इतिवृत्त, साहित्यिक स्रोत, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, दफ्तर खाना, फरमान, बहिया पोथिया, अख अखबारा रात, विदेशी यात्रा के वृत्तांत, फारसी और अरबी। देखिए यहाँ पे आपसे बेसिकली क्या क्या सवाल पूछेगा, जैसे आपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी जो वृत्तांत के बारे में पढ़ा था, सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मध्यकालीन भारत का पढ़ना पड़ेगा। इस टाइम में कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कौन कौन से हमें पुरातात्विक जो अन्वेषण है उसके अंदर चीज़ें मिली हैं, जैसे बर्तन हो गया, मूर्ति हो गई, माला हो गया, सिक्का हो गया, ठीक है, मंदिर हो गए। इस टाइम की राजनीतिक घटनाएं, जैसे आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में सुना होगा, मोहम्मद गोरी, तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का ह्रास कैसे होता है। फिर उसके बाद आपसे मुगल साम्राज्य के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो कैसे रखी गई, बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर के बारे में, सूरवंश, ठीक है, अकबर से औरंगजेब तक, ठीक है, उनका प्रसार कैसे किया मुगल साम्राज्य का, उसका जो सुदृढ़ीकरण है कैसे किया, यानी उसको कैसे मजबूत किया, ठीक है। उसके बाद आपसे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उत्तरकालीन मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य का जो ह्रास है काफ़ी तेज़ी से होने लगा। एक भी आपको कोई भी ऐसा शासक नहीं मिलेगा जो कि मुगल साम्राज्य को अच्छे से संभाल सके। फिर उसके बाद आप देखेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है, फिर दक्षिण सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार और अहमदनगर, उसका उत्थान कैसे होता है, उसका प्रसार और विघटन कैसे होता है। पूर्वी गंगा और सूर्यवंशी गजपति, ये कौन थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक टाइम में ऐसा लगता है जो मराठा है वो हमारे यहाँ एक केंद्रीय शक्ति के रूप में सुदृढ़ होकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठों और अब अहमद शाह अब्दाली के बीच 1556 में, माफ़ कीजिएगा 1756 में, तो वहाँ पे जो मराठा हार जाते हैं तो उनका जो दिल्ली पे शासन करने का जो सपना होता है वो चूर चूर हो जाता है। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, शिवाजी द्वारा स्वराज्य की स्थापना, पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार, मुगल मराठाओं के संबंध, मराठा राज्य संघ, पतन के कारण, उनके मराठाओं के जो पतन है वो किस कारण से हुए, उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगला जो आपका यूनिट है वो यूनिट 5 है। यहाँ से आपसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो प्रशासन और अर्थव्यवस्था, आप देखेंगे सल्तनत के समय में प्रशासन कैसा था, राज्य का स्वरूप कैसा था,
धर्मतंत्रीय और केंद्रीय केंद्रीय प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन कैसा था, उत्तराधिकार के नियम कैसा था। आप देखेंगे ना कि हाँ, दिल्ली सल्तनत के समय में जो प्रशासन था वो कैसा था, वहाँ पे उत्तराधिकार का क्या नियम था, क्या वहाँ पे ऐसा था कि हाँ जो ज्येष्ठ पुत्र है वही जो सम्राट है उसके मृत्यु के बाद अगला सम्राट बनेगा, या साम्राज्य को जो जितने भी भाई हैं उसमें बांट दिया जाएगा, या जो योग्य है शासन करने लायक उसको शासन दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे यहाँ से। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, मुगल प्रशासन केंद्रीय प्रांतीय और स्थानीय, जैसे आपने मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियाँ जो सुना होगा, ये एक कर और रैयतवारी हो गया। यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। मनसबदारी होता है कि वो कितना सेना रख सकता है, उस सेना में उसकी कितनी मनसब है। 5,000 की मनसबदारी है, 7,000 की मनसबदारी है, यानी पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, ये सब कितना वो रख सकता है, ठीक है। दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली, जैसे विजयनगर राज्य और शासन व्यवस्था, बहमनी प्रशासनिक प्रणाली, मराठा मराठा प्रशासन, अष्टप्रधान, यानी उनके कौन कौन से शासन व्यवस्था थे, ठीक है, उनकी शासन प्रणाली क्या थी, उसकी प्रशासनिक प्रणाली क्या थी, बहमनी के, विजयनगर के, मराठा के, ठीक है, अष्टप्रधान क्या था। फिर उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल के शासन काल में सरहद संबंधी नीतियाँ क्या थी। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो इब्राहिम लोदी है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, वो अपना जो बॉर्डर है उसको काफ़ी सिक्योर करता है, अलग अलग तरह की नीतियाँ लाता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, अपने आप को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रख पाए, उसके लिए हर जो है ना भरसक प्रयास करता है। उन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सा जो है, इल्तुतमिश के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन कौन सा नीतियाँ लेके आता है जिसके वजह से बाहरी आक्रमण से वो बच गया। फिर अगला जो हमारा है इसी के अंदर इकाई 5 के अंदर, सल्तनत और मुगलों के शासन के अंतर्गत जो अंतर्राज्य संबंध है, यानी जो सल्तनत और मुगल के शासन के अंतर्राज्य संबंध है वो कैसे थे, ठीक है। कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, ग्राम अर्थव्यवस्था कैसी थी, किसान वर्ग, अनुदान और कृषि ऋण कैसा था, शहरीकरण और जननांकीय ढांचा कैसा था, यानी उस टाइम आपसे पूछा जाएगा जो स्त्री है पुरुष है उनके बीच कैसा संबंध था, स्त्रियों का क्या स्थिति था उस टाइम में। फिर उसके बाद उद्योग के बारे में, सूती कपड़ा का उद्योग कैसा था, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने और प्रौद्योगिकी कैसा था उस टाइम में। फिर अगला जो आपका टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य, जिसमें आप देखेंगे कि राज्य की नीतियाँ कैसी थी व्यापार और वाणिज्य को लेके, आंतरिक और बाह्य व्यापार कैसा था, ठीक है, यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र और पतन, परिवहन और संचार, हुंडी, विनिमय पत्र क्या था और बीमा क्या था, राज्य की आय और व्यय क्या था, मुद्रा, टकसाल प्रणाली, दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह क्या थे, यानी ये सब आपसे पूछे जाएंगे। यानी किसान का जो आप देखेंगे विद्रोह किसान करते हैं, जैसे उनके ऊपर एक्स्ट्रा कर थोप दिया, ठीक है, जब अगर सूखा पड़ जाता था उसमें भी उन्हें रियायत नहीं मिलता था तो वो विद्रोह समय समय पे करते थे, ठीक है। राज का जो आय है व्यय है उसके क्या स्रोत थे, ठीक है, उस टाइम उन्होंने कौन सी मुद्रा यूज किया था, सोने के सिक्के थे या चांदी के सिक्के थे या शीशे का सिक्का था, ठीक है, वहाँ पे जो विनिमय पत्र था, विनिमय प्रणाली था वो कैसा था। अब बात करें यूनिट 6 की, यूनिट 6 के अंदर आपका कौन कौन सा टॉपिक है, कहाँ कहाँ से आपके सवाल आते हैं। तो यूनिट 6 के अंदर आपको समाज और संस्कृति से सवाल आएंगे। सामाजिक संगठन कैसा था, सामाजिक संरचना, ठीक है, आपसे सूफी आंदोलन है उनके सिलसिले, विश्वास और प्रार्थनाएं, प्रमुख जो सूफी संत है वो कौन कौन से थे, सामाजिक और समकालीनीकरण जो है उनके बारे में सवाल आएगा। फिर आपसे भक्ति आंदोलन के बारे में सवाल आएगा, शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, मध्यकालीन युग के संत कौन कौन थे वहाँ से सवाल आएगा। उत्तर और दक्षिण के जो संत हैं उनके बारे में सवाल आएगा। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा वहाँ से सवाल आएगा। मध्यकालीन भारत के जो स्त्री संत है वो कौन कौन से थे उनके बारे में सवाल आएगा, उनकी स्थितियों के बारे में सवाल आएगा। फिर उसके बाद सिख आंदोलन, गुरु नानक देव, आपने इनके बारे में पढ़ा है होगा, ठीक है, उनकी शिक्षाएं और प्रार्थनाएं क्या थी, आदि ग्रंथ खालसा, ठीक है, ये क्या है, इसकी रचना कब और किसने की,
इनसे सवाल आएगा, गुरु नानक देव से सवाल आएगा। अब बात करते हैं यूनिट 6 के अंदर और कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसके अंदर आपके जो सामाजिक वर्गीकरण है वो आएगा, जैसे शासक वर्ग हो गया, प्रमुख धार्मिक समूह कौन से हैं, उलेमा, वणिक, व्यवसायिक वर्ग, राजपूत समाज, इनका क्या स्थिति है, ठीक है। ग्रामीण समाज के बारे में आएगा, जैसे छोटे सामंत हो गए, ग्राम कर्मचारी हो गए, कृषक हो गए, गैर कृषक वर्ग हो गए, शिल्पकार हो गए, इनकी क्या स्थिति थी, ये अपना जीवन यापन कैसे करते थे। फिर स्त्रियों की क्या स्थिति थी, ठीक है। जनाना व्यवस्था, देवदासी व्यवस्था, ये क्या है। शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा के केंद्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। मदरसा शिक्षा, ये कैसी थी। ललित कलाएं, जैसे चित्रकारी की प्रमुख शैलियाँ, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, संगीत का विकास, जैसे आपने प्राचीन भारत में पढ़ा ना कि हाँ मौर्य कला, मौर्य उत्तर कला, गुप्त कला, उसी तरह इस टाइम में भी आपको मध्यकालीन भारत के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जो जो शैलियाँ है, मुगल की जो शैली है, राजस्थानी जो शैली है, पहाड़ी जो शैली है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। कला और वास्तुकला, इंडो इस्लामी वास्तुकला, मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय वास्तुकला की शैलियाँ क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। कि आप जैसे देखते हैं ना कि हाँ जो बहुत से मदरसा होते हैं, या आप देखेंगे मस्जिद वगैरह का जो निर्माण हुआ है उस टाइम में मुगल काल में, वो किस शैली में बना हुआ है, ठीक है। उन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इंडो अरबी वास्तुकला के बारे में पूछा जाएगा, ये कैसी है, इसकी जो संरचनाएं कहाँ कहाँ पे है। मुगल उद्यान, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे आप जैसे चरवाह जो पत्ती होता है, जैसे देखते हैं ना कि ये एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, समकोण पे, इसको चरवाह पत्ती कहते हैं। उसके बारे में सवाल आएगा। मराठा दुर्ग से सवाल आएगा, पूजागृह और मंदिर से सवाल आएगा। जैसे आपने देखा होगा ना ताजमहल का जो शैली देखा होगा, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके आसपास का जो पद्धति है, जो उद्यान आपको देखने को मिलता है, वो मुगल उद्यान के अंदर आता है। उसका क्या नाम है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगला जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 7। ये आ गया आपका आधुनिक भारत के इतिहास से। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। यहाँ पे आपको 10+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम का 20% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से कोई लिमिट नहीं होता है कि यहाँ 10 ही क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन ही आएंगे। मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन प्लस ही आएंगे, मिनिमम आपके 15 आएंगे, उससे प्लस ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यहाँ से उसके जो स्रोत हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं, जैसे अभिलेखागारीय सामग्री, जीवन चरित्र, संस्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी स्मारक सिक्के। देखिए आप जब प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जिस टाइम आदि मानव थे, उस टाइम कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। हमारे पास कौन से साक्ष्य थे, वो साहित्यिक, माफ कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिखित साक्ष्य नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको बहुत से औजार जो है वो देखने को मिलेगा, और औजारों के ही पद्धति पे हमने उनका काल निर्धारण कर दिया। आप देखेंगे ना कि हाँ मेसोलिथ हो गया और माइक्रोलिथ हो गया, ये ऐसे नाम देते हैं। यानी अगर औजार बड़े हैं, जैसे जैसे औजार छोटे हो गए उनका जो है ना कालक्रम हमने छोटा करते चला गया। ये मेसोलिथ है, माइक्रोलिथ हो गया, ठीक है, नवपाषाण हो गया, ताम्रपाषाण हो गया। उनके जो औजार यूज करने की जो पद्धति है उसके हिसाब से हम लोग उसका काल निर्धारण कर देते हैं। हड़प्पा का जो लिपि है वो हमारे पास है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन जैसे ही आप हड़प्पा काल के बाद पढ़े आएंगे ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, वहाँ से हमें साहित्यिक जो साक्ष्य है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके जो भी स्रोत है उनको हम आसानी से पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में भी आपको साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, विदेशी विवरण मिलेंगे, अलग अलग आपको मिलने वाले हैं। आप जैसे ही आप आगे आएंगे आधुनिक भारत में, वहाँ पे तो और जो साहित्यिक स्रोत है ज़्यादा मिलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग पढ़ना लिखना जो है सीख गए होते हैं। अलग अलग से जो लोग हैं अलग अलग अपनी पत्रिकाएं जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, समाचार पत्र होता है, बहुत लोग अपना जीवनी लिखते हैं। तो आप देखेंगे आधुनिक भारत में आपको बहुत ज़्यादा साहित्यिक स्रोत देखने को मिलेगा, ठीक है। मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी,
स्मारक सिक्के इस टाइम के आपके, जैसे आप देखेंगे ना कि जो यूरोपीय भारत में आए तो सोने चांदी लेके आए, तो उसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस टाइम इस जगह पे यूरोपीय आए होंगे, यहाँ पे व्यापार का ये पद्धति होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। ठीक है। 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी आप देखेंगे, सबसे पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा सबसे पहले आया 1498 में, केरल का जो कालीकट तट है वहाँ पे। फिर उसके बाद डच आए, फिर फ्रांसीसी आए और लास्ट में ब्रिटिश आए। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र डोमिनियन की स्थापना और विस्तार कैसे हुआ, आप देखेंगे कि जो 1757 का प्लासी का युद्ध है, वहाँ से वो लोग अपना पैर जमाना स्टार्ट करते हैं और बक्सर के युद्ध में अपना पैर बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। उसके बाद अलग अलग नीति, सहायक संधि, हड़प नीति, विलय की नीति, अलग अलग जो नीति है वो लेके आते हैं और बहुत से राज्यों के अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो 1857 की क्रांति होती है वो होती है। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध: बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब। अब आगे हम बढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह है वो कैसे हुआ था, उसके कारण, प्रकृति और प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर कंपनी और ताज क्राउन का प्रशासन। ठीक है, आप पढ़ेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट है यानी कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा। फिर उसके बाद 1858 से 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम जो क्राउन है यानी ताज का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1858 तक जो भी एक्ट आए उनके बारे में पढ़ेंगे आप, और यहाँ से सवाल आएंगे। कंपनी के जो शासन है काल के सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस, न्याय तंत्र, पुलिस और सेना, ताज के अधीन रजवाड़ों की रियासतें में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति। यानी आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी है उस टाइम में सिविल सर्विसेज का क्या रोल था, न्याय तंत्र कैसा था, पुलिस और सेना का क्या था, जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनका क्या रोल था ब्रिटिश नीति के अंदर। ठीक है। स्थानीय स्व सरकार, संवैधानिक परिवर्तन 1909 से लेकर 1935 के अंदर जो जो परिवर्तन हुआ बंगाल विभाजन के बाद या उसके बाद अलग अलग जो उनकी नीतियाँ आई वो कैसा था। ठीक है। फिर अगला हमारा जो यूनिट है वो कौन सा है, यूनिट 8। यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, तो उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। ठीक है, बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा, कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यिकीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था, उद्योग का ह्रास, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, विशहरीकरण, आर्थिक अपवहन, विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था। यानी इस टाइम से जो है इकाई 8 के अंदर आपसे जो उपनिवेशी अर्थव्यवस्था है वहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि उसके जो बदलती संरचना है वो क्या है, व्यापार की मात्रा क्या थी, कृषि का उस टाइम में विस्तार और वाणिज्यीकरण क्या था, भू अधिकार क्या था, भू बंदोबस्त नीति जैसे रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। ठीक है, अलग अलग जो नीतियाँ आई, ग्रामीणों की जो ऋण लेने की जो स्थिति है वो कैसी थी, भूमिहीन जो मजदूर थे, श्रम, सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, नहर की क्या व्यवस्था थी, उद्योग के ह्रास कैसे हुए। जैसे आप देखेंगे कि जब यूरोप में औद्योगिकरण स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ का जो हस्तशिल्प है उसको बर्बाद करके रख देता है। ऊपर से हमारे यहाँ से जो भी हस्तशिल्प वाली जो कपड़े जाते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है, जिससे हमारी जो कपड़ा है उनके बाज़ार में महंगा होने के कारण वो बिक नहीं पाता है। और यूरोपीय जो औद्योगिकरण है उनके जो कपड़े होते हैं उससे हमारा जो हस्तशिल्प है वो कंपटीशन नहीं कर पाता है और वो नष्ट हो जाता है। फिर आप देखेंगे ब्रिटिश औद्योगिकी नीति क्या थी, आधुनिक उद्योग, कारखाना कानून का स्वरूप, श्रम और मजदूर संघ आंदोलन, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा और विनिमयन, रेलवे तथा सड़क परिवहन, संचार, डाक और टेलीग्राफ, उस टाइम इनकी क्या स्थिति थी, ये कैसे स्टार्ट हुआ, नूतन शहरी केंद्रों का विकास, नगर नियोजन, स्थापत्य की नूतन विशेषताएं, शहरी समाज और शहरी समस्याएं, अकाल, महामारी और सरकारी नीति। आप देखेंगे कि सूखा पड़ने से अकाल आता था, बहुत से महामारी आती थी जैसे प्लेग वगैरह आता था। ठीक है, सरकार की उस टाइम क्या नीतियाँ होती थी अकाल के टाइम में, महामारी के टाइम में। फिर आप देखेंगे जनजाति और किसान आंदोलन, बहुत से जनजातीय आंदोलन हुए जब वन का नीति लेके आया ब्रिटिश, जब वन की नीति लेके आते हैं तो उस टाइम भी विद्रोह होता है।
फिर उसके बाद वो लोग आंदोलन करते हैं किसानों के ऊपर, जैसे नील के लिए उन्होंने आंदोलन किया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। अकाल के टाइम में भी उनके ऊपर कर में कोई रियायत नहीं दी जाती थी, तो उस टाइम भी वो आंदोलन करते थे। फिर इसके अंदर आपको संक्रमण काल में भारतीय समाज, यानी इस टाइम जो है ईसाई धर्म के संपर्क में ईसाई मिशन कैसा था। ईसाई मिशनरी जो जो भारत आए, भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं और धार्मिक धारणाओं की समालोचना आप जो है ना टॉपिक है, जहाँ पे धर्म के बारे में बताया गया है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप देखेंगे उस टाइम में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने धर्म को लेके क्या कहा, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी उसके बारे में क्या बोला। सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ठीक है, ये सब के बारे में आपसे पूछेगा। शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियाँ कैसी थी उस टाइम में, जो वुड का डिस्पैच आता है, उसके बाद नई शिक्षा नीति आती है, उस पर सरकार की नीति क्या थी, स्तर और विषय वस्तु क्या था, अंग्रेजी भाषा क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसा था उस टाइम में, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि का उस टाइम में क्या महत्व था, आधुनिकतावाद की ओर कैसे हम लोग झुकना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ भी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सामाजिक धार्मिक जो सुधार होते हैं, आपको बताया सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, इसमें क्या सुधार होते हैं, मध्यम वर्ग के उद्भव, ठीक है, जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलता। आप देखेंगे इस टाइम में ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल उत्तर वैदिक काल में जो स्थिति थी, सामाजिक जातिगत व्यवस्था, उस टाइम भी वो ही आपको आधुनिक भारत का जो इतिहास है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्त्रियों से संबंधित प्रश्न आएंगे आपसे, राष्ट्रवादी चर्चा, स्त्रियों के कौन कौन से संगठन थे, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून क्या थे, लिंग पहचान एवं संवैधानिक जो स्थिति थी उनकी क्या थी। आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकारिता संबंधित गतिविधि तथा लोकमत, भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकीकरण कैसे हुआ, ठीक है, चित्रकारी, संगीत और प्रदर्शन कलाओं का पुनरुत्थान। तो ये सब जो है आपके यूनिट 8 के अंदर जो जो टॉपिक है उनके बारे में बताया गया है। यूनिट 9 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जहाँ से आपके सवाल आते हैं, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, ठीक है, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार क्या था, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ये फैलता है, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म, भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत, कार्यक्रम 1885 से 1920 तक उनका क्या महत्व रहा, उनका जन्म कैसे हुआ, ठीक है, उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, आप गरम दर नरम दर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी, स्वग्राही राष्ट्रवादी और आंदोलनकारी, स्वदेशी और स्वराज, गांधीवादी जन्म आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो सेना थी उनके बारे में सुना होगा, आईएनए। राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका क्या थी, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी क्या थी, वामपंथी राजनीति क्या थी, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की उत्पत्ति, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, कैसे हम देखेंगे कि हमें स्वतंत्रता मिलते ही हमारा विभाजन हो जाता है, हमसे पाकिस्तान कैसे अलग हो जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, सवाल आएगा वहाँ से। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत, यानी आप स्वतंत्रता के बाद देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन सी नीतियाँ आई, हमारे लिए कौन से चुनौतियाँ थी। जैसे विभाजन की चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। भारतीय रजवाड़ों की रियासतों की एकीकरण, आप देखेंगे हमारे जो गृह मंत्री उस टाइम के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारतीय जो रजवाड़ों की जो रियासतें थी उसको एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ कैसे हमारे अंदर विलय हुआ उनका, कैसे वो हमारे अंदर शामिल हुए, ठीक है, वो क्या चाहते थे। जैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो भी रियासतें थे उनके पास तीन ऑप्शन थे, या तो भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ कैसे हमारे क्षेत्र में मिले। फिर बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी विशेषता है, अधिकारी वर्ग ढांचा, नई शिक्षा नीति क्या थी, आर्थिक नीतियाँ और नियोजन प्रक्रिया, विकास, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, केंद्रीय राज्य संबंध, विदेशी नीति संबंधी पहल जैसे पंचशील, भारतीय राजनीति की
गत्यात्मकता, आपातकाल, उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण तथा वैश्वीकरण। यानी आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारी जितनी भी चुनौतियाँ थी उन सब से जो जो सवाल बनेंगे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट में हमारा जो यूनिट 10 है उससे कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर है और वहाँ से कौन कौन से सवाल आएंगे, यानी किन किन टॉपिकों से कौन कौन से सवाल बनने की जो गुंजाइश है। यहाँ पे जो यूनिट 10 है उसके अंदर आपको ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली तथा इतिहास लेखन। अब आपसे यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि जो इतिहास की विषय विस्तार और सीमा और महत्व है उसके बारे में आप क्या चाहते हैं, क्या इसका जो विस्तार है वो ठीक है या इसे और भी करना चाहिए, इसका सीमा ठीक है, इसका महत्व क्या है हमारे समाज पे या हम पे क्या महत्व पड़ता है इसका, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह क्या है, अन्वेषणात्मक सक्रियता, इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण कार्य संबंधी और कल्पना, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास में परिकल्पना, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र, स्रोत आंकड़े का संग्रह, प्राथमिक द्वितीय मूल तथा पारगम्य स्रोत, इतिहास में प्रवृत्तियाँ, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, इतिहास के में विषय का चयन। देखिए जैसे ये जो आपका यूनिट 10 है जहाँ पे आपसे मैक्सिमम जो सवाल पूछे जाएंगे ना शुद्ध रिलेटेड पूछे जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि हाँ इसमें क्या परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, इतिहास में जो विषय का चयन है वो कैसे होता है, वर्तमान जो इतिहास लेखन है वो कितना प्रासंगिक है, क्या सही है, आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे, नोटिस लेना, संदर्भ निर्देश, पाद टिप्पणी और ग्रंथ सूची। ठीक है, थीसिस, शोध प्रबंध और निर्दिष्ट कार्य को पूरा करना। ठीक है, प्रपोजल वगैरह का आपने नाम सुना होगा, आपसे पूछेगा जैसे आप जाएंगे ना कि हाँ आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे फिर आपको प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप इस टॉपिक पे इतिहास में शोध करना चाहते हैं, पीएचडी इस टॉपिक से आप करना चाहते हैं। साहित्यिक चोरी, बौद्धिक बेईमानी और इतिहास लेखन, जैसे आप किसी का टॉपिक चुरा लिया। ठीक है, आप किसी का जो बौद्धिक बेईमानी है यानी किसी से किसी का जो आइडिया है उसको चोरी कर लेते हैं। इतिहास लेखन क्या है, ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन एवं गिरजाघर संबंधी इतिहास लेखन, पुनर्जागरण और इतिहास लेखन का प्रभाव। इतिहास लेखन में नकारात्मक तथा सकारात्मक समर्थन, यानी कुछ लोग इतिहास लेखन में कुछ चीज़ों का समर्थन करते हैं, कुछ उसका विरोध करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति। ठीक है, वी वी रैंक की जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद। ठीक है, इतिहास का चयन प्रक्रिया सिद्धांत, अ, ओस ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ठीक है, चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, अर्नेल्ड जोसेफ टाइबनी, इतिहास में उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपको कवर करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ से भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आप जब पीएचडी करने जाएंगे तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कौन से टॉपिक पे कितना शोध हुआ है, मार्क्सवादी क्या है, ठीक है, उसका दर्शन क्या है, जो थीसिस है, शोध प्रबंध है, ये सब क्या है। देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन आपका जो एक एक टॉपिक है मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया ताकि आप जब इसकी तैयारी करें, आप दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दें या जून 2024 का या दिसंबर 2024 का, आप 2024-25 कभी भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आपको आसानी रहे। क्योंकि अगर आप जब तक जो सिलेबस है उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन से टॉपिक से क्या आने वाला है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे गेन करेंगे। अगर मैंने जो बताया है उसको आप फॉलो करते हैं, इन सब टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो आप देखेंगे आप हिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। और 80 प्लस आने का मतलब है अगर आप पेपर फर्स्ट में 30 मार्क्स भी लाते हैं ना मिनिमम, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप 110 के अगर 100 प्लस जाते हैं ना और आपके अंदर अगर आरक्षण का कुछ है, अगर ओबीसी से है, एसटी है, एससी से है,
तो आपका तो कम में ही हो जाएगा। अगर आप जनरल से है तो अगर आप 110 मार्क्स लेके आते हैं ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, यानी आप जो है ना नेट जेआरएफ बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो जो भी मैंने आपको बताया वीडियो में आप उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यूजीसी नेट ने जितने भी टॉपिक दिए हैं मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट बुक की। देखिए, अगर आप जून 2023 का एग्ज़ाम दे दिया है, अगर नहीं निकला है, या अगर कोई भी बच्चा है वो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देना चाहता है या उसके बाद देना चाहता है, 24 25 26 में अगर कोई देना चाहता है, तो उसके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि वो 6 to 12 पहले एनसीईआरटी पढ़ ले, ठीक है, हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है वो उसको पढ़े। अगर कोई दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देना चाह रहा है या जून 2024 में, तो उसको सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत के लिए भारत का जो प्राचीन इतिहास है, राम शरण शर्मा की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना होगा। झायन श्रीमाली की एक बुक आती है प्राचीन भारत की, वो पढ़ ले, या उपिंदर सिंह अभी सबसे ज़्यादा फेमस है, उनकी कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ ले। तो प्राचीन भारत के लिए आप याद रखिएगा, राम शरण शर्मा तो आपको पढ़नी पढ़नी है, और झायन श्रीमाली की या उपिंदर सिंह की, दोनों में से कोई एक। मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत के लिए आप जो क्लास 11 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत, उसको तो पढ़ना है। उसके बाद आप सतीश चंद्र की ही जो दो बुक आती है, मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल, उसकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो मध्यकालीन भारत का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले आपको क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्र की, उसको पढ़नी है। उसके बाद उनकी जो मध्यकालीन भारत की दो वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, मुगल सल्तनत से मुगल काल तक, इसको पढ़नी है। तीसरा, अगर आधुनिक भारत की बात करें तो उसके लिए बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है बिपिन चंद्र की, उनकी एक बुक आती है, उसको भी पढ़ना है। और आधुनिक भारत का इतिहास आर.एल. शुक्ल की, उसको भी पढ़ना है। अगर आप ये सारे बुक पढ़ते हैं, ठीक है, ये अगर बुक पढ़ते हैं तो आप 80 प्लस जो है ना मार्क्स गेन कर लेंगे इतिहास में पेपर सेकेंड के अंदर में, क्योंकि आपके सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसको कवर करने के बाद, हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद आप क्या कीजिएगा, दृष्टि का एक बुक आता है इतिहास का यूजीसी नेट के लिए, उसको लीजिएगा। वो आपका एग्ज़ाम टाइम में जो है ना 5 दिन 10 दिन उस टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेट दीजिएगा, आप बायजूस का ले लीजिए, ठीक है, या अदर किसी भी कोचिंग संस्थान का आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक का भी ले सकते हैं, बायजूस का भी ले सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होता है, तो आप ऑनलाइन ही टेस्ट दें, क्योंकि वहाँ क्या होगा ना कि आपको एग्ज़ाम का प्रेशर, टाइमिंग का, आपको क्वेश्चन जो है उसको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो भी टेस्ट दें वो ऑनलाइन मोड में ही दें, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में वो बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।